नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सबके मन में एक ही सवाल है कि 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल में जो हुआ वो क्या था। वो हमला था, किसी जंग की शुरुआत थी या फिलिस्तीन के खात्मे की शुरुआत थी। 7 अक्टूबर की सुबह जब इजराइल में तमाम लोग जश्न मनाने के बाद सो रहे थे, उसी वक्त अचानक से 5 से 7 हज़ार रॉकेट से हमला किया गया हमास की तरफ से, और उसके बाद सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, हजारों और घायल भी हुए। लेकिन आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से इतनी अलसुबह अचानक से हमास ने इतना बड़ा हमला बोल दिया? हमास ने ऐसी हिमाकत क्यों की, जबकि उसको पता है इजराइल के पास इतना आयुध यानी हथियार है, यानी इतना वेपन, इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसे नेस्तनाबूद करने में वक्त नहीं लगेगा, हमास का खात्मा करने में वक्त नहीं लगेगा। बावजूद इसके हमास ने न सिर्फ ये हिम्मत की, बल्कि ये भी कहा कि किसी भी सूरत में हम इजराइल के कब्जे से वो टुकड़ा ले लेंगे जो कि फसाद की वजह है। हम जानेंगे कि किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग होती रही, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है ये पहले समझते हैं। दरअसल जहां आज इजराइल है वो पूरा हिस्सा फिलिस्तीन हुआ करता था और इस पर मुसलमानों का 11वीं शताब्दी तक कब्जा था। लेकिन उसके बाद यहूदियों ने और तमाम दूसरे लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर उनको भी रहने की जगह मिले। 1948 में जब अंग्रेज तमाम उन देशों को आज़ाद करके जा रहे थे, जिसमें से एक भारत भी था, उसी वक्त इजराइल भी अस्तित्व में आया। वहाँ से भी जब अंग्रेज गए तो उसके हिस्से करके चले गए, जिसमें से कुछ हिस्सा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और कुछ हिस्सा इजराइल के हिस्से में आया, लगभग आधा आधा, 48 और 44%। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी था जो हिस्सा किसी के भी हिस्से में नहीं आया, क्योंकि कोई भी इसका दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो हिस्सा था 35 एकड़ की वो ज़मीन जो कि आज पूरे फसाद की जड़ बनी हुई है, बल्कि सैकड़ों सालों से उसी के पीछे जंग हो रही है। क्या है आखिरकार ये 35 एकड़ की ज़मीन? क्यों इतनी खास है सबके लिए, जिसके लिए हज़ारों लोगों की जाने जाने के बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं? आइए इसी के बारे में जानते हैं। दरअसल ये 35 एकड़ की ज़मीन वो ज़मीन है जिससे कई धर्मों की आस्थाएं जुड़ी हैं। आस्थाएं भी ऐसे कि जिसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं। छोड़े भी तो कैसे, क्योंकि उनके धर्म से ऐसी जुड़ी हुई हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मुसलमान क्यों इस जगह को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। दरअसल ये वो जगह है 35 एकड़ की जहाँ के बारे में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद जब मक्का और मदीना से आए तो उसके बाद यहीं से वो जन्नत की तरफ गए और यहाँ रह करके उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद एक पास बनी हुई मस्जिद में गए और वहीं से वो जन्नत की तरफ चले गए। यानी पैगंबर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब, जो कि उनके आखिरी पैगंबर थे, वो यहाँ से ही कूच करके दूसरी दुनिया में गए। वो इनके लिए इतनी मुकद्दस जगह हो गई कि यहाँ इसका दावा उस वजह से किया जाता है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी याद में चीज़ें बने। इसका कब्ज़ा मुसलमानों के पास हो, यानी फ़िलिस्तीन के पास हो, यानी हमास के पास हो। हमास ने इसका बीड़ा उठा रखा है, इसलिए हमास की बात, वरना मुसलमान चाहते हैं कि उसका हिस्सा उनको मिले। ईसाई, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जिनको मानते थे यीशु मसीह को, यीशु मसीह यहीं पर आए, इसी जगह पर उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद इसी जगह पर उन्होंने वायदा किया कि फिर से एक बार लौट के आएंगे, और यही वो जगह है जहाँ पर उनको सूली पर चढ़ाया गया। यानी सूली पर चढ़ाए जाने के बाद पहले वो इसी जगह पर थे, इसलिए उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। मुसलमानों के लिए इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि दुनिया में 3 ही जगह ऐसी हैं जहाँ के बारे में वो जानते हैं कि उनके धर्म से ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। 2 जगह हैं, मक्का और मदीना, तीसरी जगह यही है। ये जगह यरूशलेम में है। यरूशलेम आज की तारीख में इजराइल का हिस्सा है, लेकिन विवाद की जगह ही यही है। और ये जो 35 एकड़ ज़मीन है वो 8% जगह है, जो जगह इन दोनों के हिस्से में नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि इस पर विवाद इतना ज़्यादा था कि चाहता था इजराइल कि यहाँ पर वो अपना राजधानी वहाँ पर बनाए, और यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते थे यहूदी भी और ईसाई भी, इसके अलावा जो इजराइल के लोग हैं वो भी। सारी लड़ाई जो है ये इस 35 एकड़ ज़मीन के लिए है, क्योंकि इस पर 3 धर्मों का एक साथ दावा है। मुसलमान, यहूदी और ईसाई
मुसलमानों का कहना यह है कि उनके आखिरी पैगंबर मोहम्मद यहीं पर आकर के फिर जन्नत की तरफ गए, इसीलिए ये उनके लिए बहुत ख़ास जगह है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बना करके यहाँ पर इबादत हो और उनकी जगह की तरह याद किया जाए। इसीलिए वो लगातार लड़ते रहते हैं, क्योंकि मक्का और मदीना के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। मक्का मदीना सऊदी अरबिया में है, लेकिन ये जगह है जो कि इज़राइल के यरूशलेम इलाके में है। इसी में उनका कहना है कि जो हरम अल शरीफ जो जगह है, उस जगह को नाम देते हैं कि हरम अल शरीफ जगह है और इसीलिए उनके लिए बहुत मुकद्दस जगह है। यहूदियों का दावा है कि टेम्पल माउंट, यानी टेम्पल माउंट जो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, वो ये यहाँ पर है, क्योंकि 35 एकड़ ज़मीन के इसी हिस्से में टेम्पल माउंट जगह स्थित है, जहाँ पर उनके जिनको सबसे ज़्यादा मानते थे एडम का जन्म हुआ। उसके बाद यहीं पर उनके बेटे की कुर्बानी का मौका आया, हालांकि वो कुर्बानी नहीं हुई। उसके बाद उनके बेटे के जो बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया इज़ाक, यानी कि उसी का नाम बदल करके फिर बाद में इज़राइल के रूप में जाना गया, इसीलिए इस जगह का नाम इज़राइल माना गया। तो वो चाहते हैं कि ये जो जगह है ये उनके धर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनका कब्ज़ा होना चाहिए। ईसाइयों का मानना है कि इस जगह पर ईसा मसीह ने भाषण दिया, अपना ज्ञान दिया, लोगों को समझाया, उसके बाद उनको सूली पर चढ़ाया गया। और जो सबसे ज़्यादा उनका मशहूर, कि जो ये लोग नहीं जानते कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार हुए, सूली पर चढ़ाए गए, उसके बाद यहाँ पर जब दुनिया छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने यहीं पे खड़े होकर के वायदा किया कि वो एक दिन वापस आएंगे। तो माना ये भी जाता है कि यहीं वापस आएंगे, इसीलिए ईसाई भी नहीं चाहते कि वो इस जगह को छोड़ें। तो 3 धर्मों के लिए वो इतनी जगह इंपॉर्टेंट हो गई कि इस पर विवाद शुरू हो गया। फिलिस्तीन अपने आप में किसी तरीके की लड़ाई नहीं चाहता था पहले, लेकिन वहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा होने शुरू हुए, हमास ने इस बात का दावा किया कि वो लड़ाई करके किसी भी तरीके से इज़राइल से वो जगह लेंगे, क्योंकि इज़राइल चाहता था कि इस जगह पर अपनी राजधानी बनाए और तमाम दूसरे जो धर्म के लोग थे वो भी चाहते थे कि उनका हिस्सा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका भी वजूद रहेगा, क्योंकि उनके धर्म के जो सुप्रीम अथॉरिटी हैं उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। चूँकि ये हिस्सा इज़राइल में है, इसीलिए इज़राइल का कब्ज़ा इस पर ज़्यादा था, उसकी सेना ज़्यादा थी, उसका पावर ज़्यादा था। लेकिन जब ये विवाद बार बार बढ़ता रहा तो यूएन ने दखल दिया और यरूशलेम को राजधानी बनाने की इजाज़त नहीं दी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन तीनों धर्म के लोग जो लड़ रहे हैं आपस में, इनमें से किसी का भी न यरूशलेम का कोई दावेदार रह जाएगा, ना फिलिस्तीन का इस पर कब्जा रहेगा, ना इज़राइल का रहेगा, बल्कि इसकी देखरेख का जिम्मा भी जॉर्डन जैसी कंट्री को सौंपा गया, ताकि किसी के बीच में विवाद न रहे। लेकिन इसके साथ ये भी व्यवस्था की कि जो एक जगह किसी एक के कब्जे में रहने वाली थी, उस जगह पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। वो यहाँ पर अपने अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि ये लोग आपस में विवाद में रहते हैं और कभी नहीं मानते, इसलिए कई बार झड़पें होती हैं जिसमें पत्थरबाजी, डंडों से लड़ाई, ये सब होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके के हथियार को ले जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए लड़ाई हमेशा पत्थरों और डंडों से होती रही। उसके बाद जब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो इस पर तमाम विवाद होता रहा कि आखिरकार ये किसके पास रहेगा, यरूशलेम का हिस्सा इज़राइल के पास जाएगा या फिलिस्तीन के पास जाएगा, ये क्या किसके पास क्यों रहेगा, इस पर विवाद होता रहा। लेकिन जब फिलिस्तीन 1948 में दूसरे 2 हिस्सों में बटा, जिसमें से एक वो हिस्सा जो हिस्सा बिल्कुल शांत प्रिय है और एक हिस्सा जिसमें हमास राज करता है। हमास ने जब वहाँ पर कब्ज़ा किया आधे हिस्से में, गाज़ा पट्टी में, गाज़ा इलाके में, तो उसने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में इज़राइल से इस ज़मीन को छुड़ाएगा, यानी उस 35 एकड़ ज़मीन को छुड़ाएगा जिसके लिए सबसे बड़ा विवाद है। और यही इन लोगों के बीच में झगड़े की शुरुआत से वजह थी। कई बार लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाई में हालांकि हर बार फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास को ही नुकसान हुआ, लेकिन इस बार का हमला बहुत बड़ा था और इस हमले की वजह से एक ऐसी बहस शुरू हो गई है कि क्या ये बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा, क्या हमास का वजूद ख़त्म हो जाएगा या फिर आगे क्या होगा। लेकिन एक बात इसमें देखने की ये भी है कि लगातार जिस तरह से फ़िलिस्तीन के इलाकों में इज़राइल ने कब्जा किया है, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ उस वक्त 48% फ़िलिस्तीन के हिस्से में
और 44% इजराइल के हिस्से में आया। बाकी का बचा हुआ 8% का वो हिस्सा था जहाँ पर ये विवाद है, यानी जहाँ पर यरूशलेम है, यानी यहाँ पर ये 35 एकड़ की ज़मीन है। तो उस विवाद के बावजूद, उस फैसले के बाद, उस बंटवारे के बाद भी इजराइल ने कई बार हमले किए, फिलिस्तीन से उस हिस्सों को ले लिया जिस हिस्से पर उनका आधिकारिक रूप से कब्जा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त फिलिस्तीन यानी हमास और उसके बाकी आधे हिस्से के पास सिर्फ 12% है, जो कि 48% हुआ करता था, और ज़्यादातर हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में है। और इसका खामियाजा कई बार हमास ने, फिलिस्तीन ने भुगता, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल ने कई बार हमले किए, कई बार कब्जा करने के लिए अंदर तक ज़मीन पर गए और वहाँ पर तमाम लोगों की जानें भी गईं। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। अभी फ़िलहाल मुद्दा इस 35 एकड़ ज़मीन का, जहाँ के लिए हमला 7 अक्टूबर को हुआ, हमास अब सारी दुनिया के निशाने पर भी है। अब इसके बाद जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया कि यहाँ पर यरूशलेम में राजधानी नहीं बन सकती है, इजराइल नहीं बना सकता, फ़िलिस्तीन नहीं बना सकता, कोई यहूदी नहीं बना सकता, तो उसके बाद वो जगह सबके लिए खोल दी गई। और उस जगह को खोलने के बाद वहाँ इजाज़त इस बात की दी गई कि सारे लोग वहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर इन सब बातों को लेकर लगातार झगड़े भी होते रहे, और इस सब का नतीजा ये हुआ कि जो तकरार और विवाद और टेंशन थी वो लगातार बनी रही। लेकिन इस पूरे झगड़े और तकरार के बीच में वजह सिर्फ वो 35 एकड़ की ज़मीन ही है, जिस पर कब्ज़ा फ़िलहाल इजराइल का है। हमास चाहता है कि उस पर कब्ज़ा छोड़ दिया जाए, कब्ज़ा से छुड़ा लें, और इसीलिए बार बार अटैक करता है। और इस बार जो 7 अक्टूबर को हुआ वो भी इसी वजह से हुआ, ताकि उस जगह से खदेड़ कर यहाँ से इजराइल पर कब्ज़ा किया जाए, इजराइल के इस हिस्से पर कब्ज़ा किया जाए, और अपने मोहम्मद साहब या अपने धर्म के जो तमाम लोग हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जाए। और ये जगह यरूशलेम का जो हिस्सा है 35 एकड़, इसको किसी भी सूरत में इजराइल देना नहीं चाहता। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो ये घटना हुई उसने सवाल उठा दिया है हमास पर, सवाल उठा दिया है इजराइल की उस नेटवर्किंग सिस्टम पर जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था, जो मोसाद उनकी एजेंसी है, जो लगातार इस बात के लिए पहचानी जाती रही कि किसी भी तरीके से कोई भी हमला होने से पहले उनको पता चल जाएगा। और उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, IDF, उनकी जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो हमेशा मुस्तैद रहती है। इसकी वजह एक और भी है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसमें बहुत सारे सैनिक हैं, और वो सैनिक सिर्फ वो लोग ही नहीं हैं जो लोग नौकरी करते हैं या सेना में भर्ती हुए हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, जो स्कूलों में हैं। वहाँ पर सैन्य शिक्षा बेहद ज़रूरी है और सबके लिए मैंडेटरी भी है, यानी स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कैसे युद्ध के समय वो काम करें। तो उनके पास एक लगातार सेना का निर्माण होता रहता है। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के पास अपनी खुद की कोई सेना भी नहीं है। हमास ने जब गाज़ा इलाके में कब्ज़ा किया तो उसके बाद उन्होंने अपने खुद लड़ाके तैयार किए, खुद दुनिया भर से अपने लिए हथियार जुटाए, क्योंकि ईरान और मिस्र उनका लगातार साथ देता रहता है। इसलिए अवैध तरीके से, वैध तरीके से या जिस भी तरीके से उन तक हथियार पहुंचते रहे। और इस जो अटैक है उसमें बहुत मुमकिन है कि इन्हीं देशों से मिले हुए वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना नहीं है, सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास इतने एडवांस वेपन नहीं है। वो अपने ऊपर हुए किसी हमले को रोकने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर अटैक करने की हिम्मत करें ऐसा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। अब इजराइल ने फ़िलिस्तीन से कहा है कि उन पर अटैक करके वो बदला लेंगे, यानी जो गाज़ा पट्टी का इलाका है जहाँ पर हमास का कब्ज़ा है उस पर अटैक करेंगे। लेकिन इसकी जद में वो हिस्से भी आएंगे वेस्ट एंड के, जहाँ पर वो शांतिप्रिय नागरिक रहते हैं, जो कि फ़िलिस्तीन का हिस्सा हैं और वहाँ के नागरिक हैं। लेकिन इन सब की जड़ के पीछे केवल वजह एक ही है, जो 35 एकड़ की ज़मीन थी, जहाँ पर 3 धर्मों का दावा है कि उनके सुप्रीम लीडर्स, सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर्स वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उनका हिस्सा रहा है, वहाँ पर उनका मूवमेंट रहा है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी रही है। तो वो चाहते हैं। UN ने इसका इलाज करने की, इसका हल निकालने की बहुत बार कोशिश की, कई संधियां कराई गई, लेकिन किसी भी देश ने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। ख़ास तौर पर इजराइल ने तो कभी भी नहीं, क्योंकि उसके बाद, उस बंटवारे के बाद, उस हिस्से के बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया और उसका नतीजा ये है
कई बार के हमले में 48% ज़मीन जो कि समझौते के तहत बांटी गई थी, उसमें से 12% का हिस्सा फ़िलिस्तीन के पास बचा हुआ है। यानी ये विवाद इतनी जल्दी शांत होने का नाम नहीं लेगा। दूसरी बात ये भी जो बहुत ख़ास है वो ये कि इस हिस्से को लेकर के जो दावेदारी है, कोई भी देश, कोई भी धर्म इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसका उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो किसी एक देश या किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं हो सकता। उसके पीछे तमाम लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से अगर कहीं कोई शांति की बात, समझौते की बात होती भी है तो एक धड़ा मान जाता है, दूसरा धड़ा फिर से उस पर नाराज़ हो जाता है, क्योंकि ये फैसला कहीं अकेले नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए इस समझौते का कभी भी कोई हल नहीं निकला और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। 7 अक्टूबर की घटना बेहद बेहद गंभीर है। वो इस लिहाज से क्योंकि हमला इतना बड़ा है कि इजराइल को अपनी साख बचाने के लिए, मोसाद की नाकामी को छुपाने के लिए, अपने हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए और भविष्य में होने वाले किसी भी हमले के लिए एक बानगी पेश करने के लिए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ऐसे में क्या नतीजा होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि हमास पीछे हटने को तैयार नहीं। इजराइल अब किसी भी तरीके की माफ़ी के विचार में नहीं। उसका कहना है कि हम किसी भी तरीके से सब खत्म करके रहेंगे। तो इसका नतीजा जो भी होगा भयावह होगा, क्योंकि इस नतीजे को लेकर जिनके ऊपर असर आएगा वो होंगे वो नागरिक। लेकिन अंत में बात वही कि ये सारा झगड़ा फसाद एक ऐसी ज़मीन के लिए है जो हमारे आपके शहर से भी शायद छोटी हो, किसी इलाके से भी छोटी हो, और शायद वहाँ पर अगर कोई जीत भी जाता है तो वो सारी चीज़ें न कर पाए जो शांति और समझौते के साथ कर सकता था।